नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आर के बी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। और प्रदीप जी देख नहीं रहे थे अभी थोड़ी देर के लिए, क्या हो गया मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर आप दिख रहे हैं। नमस्कार प्रदीप जी। नमस्कार सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। और चाइनीज में नि हाओ, जापानीज में कोनिचिवा and bonsoir in French. Pradeep ji. About Yoko Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. तो प्रदीप जी कल 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे की। बिल्कुल। सब लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ। Everybody. Happy Republic Day. Happy Republic Day. It'll be 75 years of the Republic, then the 76th Republic Day. Yes, sir. The first Republic Day was celebrated in 1950, 26th of January. Therefore, that makes it the 76th Republic Day and 75 years of the Republic. So, Platinum Jubilee for India, but 75 years is not a very long time. 75 years is a very long, is a very short time in the history of any country. Of a country, yes, sir. किसी देश के इतिहास में बहुत कम होता है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बट स्टिल इंडिया हैज अचीव्ड अ लॉट। बहुत ज़बरदस्त। और तो और छोड़िए जितने हम थे 1950 में, उसके बाद क्या है कि 1957 में और 1962 में भारत की काफ़ी टेरिटरी जो है वो चीन ने हड़प ली, लेकिन भारत ने भी एक्सपेंड किया। सिक्किम हमारे साथ जुड़ गया। We didn't have Sikkim earlier. Sikkim has come. So I hope India continues to expand. And we hope that darkest days of democracy, जो minority governments देश को चला रहा था, विश्वनाथ प्रताप सिंह, देवे गौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर, ऐसे वक्त वापस दोबारा न आए। Because India is moving, taking giant strides, and पूरे वर्ल्ड के अब कंपटीशन दिखोगे, और ऐसे में indecisive minority governments backed by majority, it's डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का मजाक बन जाता है। इट शुड नेवर हैपन। वी थॉट वी हैड एस्केप्ड दैट पर्टिकुलर टाइम, जब मोदी साहब को दो कंसेक्यूटिव टाइम मेजॉरिटी मिला था। अब फिर वही माइनॉरिटी गवर्नमेंट मींस कोई शॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी और दो क्लचेस का इस्तेमाल करके उनको चलाना पड़ता है। बट आई होप दैट इनडिसाइसिवनेस विल नॉट क्रीप इन। I don't think so, not anymore. But in any event, I think we have matured. So as a democracy, और लोगों का भी जहाँ तक रुझान है, लोगों का भी जहाँ तक झुकाव है, वो इस तरफ है कि भाई स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए। और जो पॉलिसीज़ हैं, अगर किसी पिछली सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई है, उसको आगे आप ट्वीक करके आगे चलें। फॉर इंस्टेंस जैसे मनरेगा है, मनरेगा की काफ़ी मतलब आलोचना हुई थी पार्लियामेंट में भी, और उसी मनरेगा को ट्वीक करके, क्योंकि अब आपके पास नई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इसलिए आप डीबीटी कर सकते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो लीकेजेस थी मनरेगा में वो तथाकथित तौर पर खत्म हो गई हैं। लेट्स बी वेरी क्लियर। सो आई थिंक पीपल वुड लाइक कंटिन्यूटी and national security, sir. If you see, maximum Kashmir problem came when minority governments were in power, because उनको दिल्ली के बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा था, अपने सत्ता बचाने में पूरे वक्त निकल जाता था। तो बॉर्डर में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, मैक्सिमम इंसर्जेंसी और ऑल दोस थिंग एक्टिविटीज heightened during this minority government. प्रदीप जी जरा मजाकिया बात लगती है थोड़ी सी। आप तो दिल्ली की बात करते हैं, सत्ता बचाने की बात कर रहे हैं। जो चंद्रशेखर जी की सरकार जो आई थी सर, उसमें तो गैस सिलेंडर के ऊपर सरकार चल रही थी। एक हरमोहन धवन साहब हुआ करते थे ऑयल मिनिस्टर, वो गैस सिलेंडर अलॉटमेंट में पैसे लिया करते थे, मतलब ये वो थी। तो मेरा ये कहना है, आई होप वी डोंट हैव टू गो बैक टू दोस डेज। आई मीन Chandrasekhar ji himself was a great man, wonderful man. He had a very good finance minister in Subramaniam Swamy. But, well, God bless us all. I hope that doesn't come back. But right now we have a good government. I hope they continue and I hope they tweak whatever they need to, especially with regard to jobs. आज की तारीख में सर, भले ही जो मर्जी कुछ भी कह ले, भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रवक्ता होगा, वक्ता होगा, अधिवक्ता होगा, नेता होगा, वो कभी ये बात मानेगा नहीं। लेकिन स्थायी असलियत ये है कि आज नौकरियां नहीं है साहब, सीधी सादी बात है। तो उसको क्रिएट करने में आई होप दे एनकरेज एंटरप्राइज, आई होप दे एनकरेज बिजनेसेस। किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की जो हड्डी होती है ना,
रीढ़ की हड्डी जो होती है वो एमएसएमई होती है, मीडियम स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उनको अच्छी तरीके से आप इनकरेज करेंगे ताकि बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, बिना किसी प्रेशर के, दबाव के, मतलब जो इंस्पेक्शन ऑफिसर्स वगैरह जो हैं उनके जो दबाव होते हैं जिसकी वजह से काम चलता नहीं है, विच इज़ वाई मोस्ट एमएसएमईज क्लोज डाउन। I hope that goes. The free flow of funds, जी. easy finance available to the smallest unit. छोटे से छोटे उद्योग को अगर easy finance available, नौकरी आप जो कह रहे हैं कि इतना नौकरी होना चाहिए कि एक आदमी को 4 नौकरी है, in that kind of a ratio, आज तो उल्टा है कि नौकरी है ही नहीं। तो it's a creating. You need to create, and what will create the MSME's movement upwards is easy availability of finance. भले मुद्रा लोन वगैरह कहते हैं, मगर मुद्रा लोन I don't think सर मिलता नहीं। जो जरूरतमंद है उसको शायद नहीं मिल रहा है, बिकॉज़ वो सर वो इजीनेस ऑफ फाइनेंस दिखने को नहीं मिल रहा है। देयर आर टू मेनी टाउट्स इन द वे, बीच में जो विचोली होते हैं बहुत ज्यादा हैं, अभी भी वो सिस्टम गया नहीं। इन एनी इवेंट वी हैव गॉट अ वेरी वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल इंडीड। वी हैव गॉट आवर ओल्ड फ्रेंड गोपाल तिवारी जी ऑफ द कांग्रेस विद अस फ्रॉम पुणे। गोपाल तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार राजीव जी, नमस्कार। योगेश चिले साहब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से। सर जय हिंद जय महाराष्ट्र, कैसे हैं योगेश चिले साहब? जय हिंद जय महाराष्ट्र। बहुत दिनों के बाद आप भी दिख रहे हैं योगेश आप जी। बड़े दिनों के बाद दिख रहे हैं योगेश चिले साहब। सर जय भवानी जय भवानी। और जय भवानी जय शिवाजी सर। जय शिवाजी। और मुकेश गांधी साहब, आवर ओल्ड फ्रेंड मुकेश गांधी, लुकिंग वेरी वेरी डैपर एंड वेरी नाइस। नमस्कार सर नमस्कार। मैं पहले शुरू करता हूं योगेश चिले साहब के साथ। योगेश चिले साहब को सबसे पहले मुझे मुबारकबाद देनी पड़ेगी। आप दोनों जरा ध्यान से सुने जेंटलमैन, गोपाल तिवारी जी और मुकेश गांधी साहब जरा ध्यान से सुने। योगेश चिले साहब और उनकी पार्टी मुबारकबाद के पात्र हैं आज, क्योंकि 2 दिन पहले आदरणीय सम्मानीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक रूलिंग दी है कि लाउड स्पीकर इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजियस सर्विस। वेरी गुड। ये क्लियर कट कहा गया है, भले वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा जो भी हो। और इसका पूरा श्रेय, माफ कीजिएगा आप कांग्रेस से हैं, आप एनसीपी शरद पवार से हैं, इसका पूरा श्रेय राज ठाकरे साहब की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को जाता है। वेरी फ्रैंकली सर, मतलब पहले दिन से थैंक यू। एमएनएस ने ये कहा है, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो चिले साहब आप मुझे सुधार कर दें जो मैं बात कह रहा हूं। पहले दिन से एमएनएस ने ये कहा है कि भैया जो लीगली अलाउड साउंड लिमिट है, डेसिबल लिमिट जो है, उसके भीतर आप रहें, आप जो मर्जी करिए, टेंशन नहीं है। लेकिन एक एक जगह पे आप 20-20 लाउड स्पीकर लगाएंगे, 50-50 लाउड स्पीकर लगाएंगे, सबकी आप ऐसी की तैसी करेंगे, ये नहीं चलेगा। तो योगेश चिले साहब आप बधाई के पात्र हैं, आप कुछ बोलें सर इसके बारे में, बोलिए प्लीज। ये मूवमेंट कैसे शुरू हुई, कहां से शुरू हुई, और आज जो आपको ये सक्सेस मिली है इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? अब तो बॉम्बे हाई कोर्ट की छाप भी लग गई है इस पे, बोलिए सर। सर आज मुंबई हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है, लेकिन ये पहला जजमेंट नहीं है। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया था कि आपका और आप जो लाउड स्पीकर लगा रहे हैं उसका और धर्म का कोई संबंध नहीं है जी। आपकी कोई धार्मिक भावनाएं लाउड स्पीकर न लगाने से ये नहीं होती, आहत नहीं होती उनको, तो आप उसको आपको जरूरत ही नहीं है लाउड स्पीकर लगाने की। लेकिन एमएनएस कितना भी प्यार से समझाए, कितना भी लॉ के साथ रह के समझाए, फिर भी कुछ लोगों को समझ में आता नहीं। इसलिए हमने आंदोलन शुरू किया था। अगर आपके धर्म को लेके आप अगर लाउड स्पीकर चलाएंगे तो हम भी हनुमान चालीसा लगाएंगे। इसका असर भी हुआ, सरकार हरकत में आ गई और सरकार ने बहुत जगह पे जो लाउड स्पीकर लगे थे वो उतारे भी। लेकिन हर रोज की तरह 1, 2 या 3 दिन कार्रवाई की जाती है, उसके बाद सरकार पूरा भूल जाती है। इस बार भी सरकार पूरा भूल गई थी लाउड स्पीकर को, लेकिन हम माननीय हाईकोर्ट का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने इस मुद्दे को वापस इस मुद्दे पे जजमेंट दिया और सबको ये बताया कि आपको लाउड स्पीकर लगाना नहीं है, अगर लगाना है तो वो कायदे के दायरे में रह के ही लगाना है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या की गई है प्रदीप जी, एक सेकंड मैं जरा एक छोटा सवाल पूछ के उसके बाद आप आए। यहाँ पे सबसे बड़ी बात बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कही है माफ कीजिए सर, मैं बॉम्बे हाईकोर्ट कह रहा हूँ
क्योंकि अभी तक बॉम्बे हाई कोर्ट का नाम बदला नहीं गया है, अभी भी बॉम्बे हाई कोर्ट ही है। तो उन्होंने क्या कहा है कि धार्मिक व्यवहार में, धार्मिक तौर तरीके के लिए लाउड स्पीकर की आवश्यकता नहीं है। A loudspeaker is not essential for religious practice. This is the court's order, and I think that's a brilliant order. कि आप कोई भी धर्म की किताब आप उठा लें, आप हमारे जो हैं 14 छोटे पुराण, 14 महापुराण उठा लें, 108 हमारे उपनिषद उठा लें, 4 वेद उठा लें, कुरान शरीफ उठा लें, बाइबल उठा लें, गुरु ग्रंथ साहब उठा लें, कहां पर लिखा है कि साहब आपको लाउड स्पीकर लगाना है? कहीं नहीं लिखा है। तो इट इज नॉट एसेंशियल टू रिलीजियस प्रैक्टिस, ऐसा बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है। तो योगेश चले साहब, आई थिंक दैट्स अ वेरी ऑल एम्ब्रेसिंग, ऑल एनकम्पासिंग ऑर्डर। ऑल थैंक्स टू यू। जी चिले साहब। सर, हम तो पहले से ही बोल रहे थे कि ना सिर्फ मस्जिद, मंदिरों पे भी अगर लाउड स्पीकर लगते हैं और उस वजह से लोगों को तकलीफ होती है तो हमें वो उतारने चाहिए। हमने कभी ये नहीं कहा था कि आप मस्जिदों पे लाउड स्पीकर मत लगाओ और मंदिरों पे लगाओ। हम तो चाहते हैं इस देश में जो कायदा हिंदुओं को लागू होता है वही कायदा मुसलमानों को और वही कायदा क्रिश्चियनों को भी लागू हो जाए। किसी को हम हिंदू है इसलिए हमको कुछ एक्स्ट्रा दीजिए, ये हमारी मांग कभी नहीं थी। हम सिर्फ इतना ही कह रहे थे कि अगर लाउड स्पीकर का संबंध धर्म से नहीं है तो उसे आप धार्मिक मुद्दा मत बनाइए। यही हमारा कहना था। ये हेल्थ का मुद्दा है, इसके वजह से लोगों को तकलीफ हो रही थी और वो हिंदुओं को भी हो रही थी और मुसलमानों को भी हो रही थी। करेक्ट। तो अगर ये हेल्थ का इश्यू है तो आप उसको उसी नजरिए से देखिए, ना कि धार्मिक नजरिए से देखिए। आज इस पे मोहर लगा दी है माननीय हाईकोर्ट ने, हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे उनका। चिले साहब, दो चीज था, राज साहब ने दो इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाते। एक था कि आपका धर्म आपके घर के 4 दीवारों के अंदर है, वहां पर आप उसको प्रीच कीजिए। और दूसरा जो हम लोग बार बार देश के लिए खतरा है, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन। बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन राज साहब ने उठाया, मनसे ने आंदोलन बहुत छेड़ा है, आज भी मनसे उसको हाईलाइट कर रहे हैं। बहुत सारे एरिया से मुंबई और मुंबई के बाहर भिवंडी और ऐसे क्षेत्र में जहां इन्फिल्ट्रेशन ऑफ बांग्लादेशी बहुत बड़ा तरीके से हुआ है, इन अ बिग मैनर। और सरकार को बहुत जरूरी है इस चीज को वीड आउट करना। आपने इसको वापस अपने राज साहब ने ट्वीट के माध्यम से, भाषण के माध्यम से हाईलाइट किया। क्या बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए सही कदम उठाया जा रहा है चिले साहब? सर, हमें जो एक्सपीरियंस आया है वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ भी कदम, हालांकि हिंदुत्ववादी सरकार अभी सत्ता में है, फिर भी कुछ भी कदम बांग्लादेशियों को हटाने के लिए इस देश से उठाए नहीं जा रहे। हम जब बांग्लादेशियों से मिलते हैं वो खुद कहते हैं कि हमें अगर भारत में आना है तो 15 से 20 हजार रुपया खर्चा आता है। जब हमने पुलिस के साथ बात की तो हमें ये पता चला कि एक बांग्लादेशी को इस देश से हटाने के लिए, बांग्लादेश वापस भेजने के लिए लगभग 1 से 1.5 लाख रुपया खर्चा आता है। यानी इस देश में आना बहुत आसान है, आप आराम से आ सकते हैं, खर्चा भी कम है। लेकिन इस देश से आपको निकलना है तो हमें 1 से 1.5 लाख रुपया सरकार को खर्चा करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि उनको आने ही न दिया जाए। क्योंकि अभी हमने ही परसों एक बांग्लादेशी पकड़ा था, उसका कहना था बहुत इजी है, हमको अगर ये छोड़ेंगे भी तो हम 15-20 हजार खर्चा करके वापस 10 दिन में वापस भारत में आ जाएंगे और यहाँ पे काम धंधा कर सकते। तो ये जिस तरीके से बढ़ रहा है, उनकी संख्या बढ़ रही है, ये इस देश के लिए बहुत ही घातक होने वाला है सर। जी जबरदस्त। गोपाल तिवारी जी लगता बहुत थके हुए हैं क्योंकि आज कांग्रेस ने बहुत बड़ी रैली करी है। कांग्रेस ने पूरा आंदोलन आप लोगों ने लॉन्च कर दिया हर जगह पे। क्या है? जय 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 गांधी, जय भीम, जय संविधान। और उसके अलावा जो तथाकथित तौर पर अंबेडकर जी का जो तथाकथित तौर पर अपमान किया गया लोकसभा में, राज्यसभा में, उसको लेकर के भी आपने बहुत बड़ा आंदोलन किया है। बताएंगे सर उसके बारे में? गोपाल तिवारी जी बोलिए। सर, सबसे पहले आपको, आपके माध्यम से दर्शकों को आज राष्ट्रीय मतदाता दिन है सर जी, नेशनल वोटर्स डे है जी, कि मैं आप सभी को बधाई देता हूं जी। और उम्मीद करता हूं कि ये देश वोटर्स की आइडेंटिटी, उसका जो हक है उसको बरकरार बनाए रखेगा। उसके बारे में भी आज पूरा महाराष्ट्र में हमारा आंदोलन हुआ, हर जिले में हुआ।
कि राष्ट्रीय मतदाता दिन की शुभकामनाएं देते हुए जो मतदाता की जो असली पसंद है, जो उसका चॉइस है, वो कहाँ छीन न जाए, उसके वो कहीं दब न जाए, उसकी आवाज दब न जाए, उसके प्रति आज काफी आंदोलन हुआ महाराष्ट्र भर में। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, ये तो नारा जिन बापू जननायक थे आजादी के, महात्मा गांधी जी, उनके नेतृत्व में आजादी मिली, हमें संविधान मिला। और संविधान का मतलब यही है कि लोगों द्वारा लोगों के लिए लोकतंत्र जो प्रस्तापित हो वो जन कल्याणकारी हो, वो किसी की एंसेस्टर प्रॉपर्टी नहीं है कि कोई बाप दादा के चलते आए कोई वारसा हक का जैसे संपत्ति होती है वो कहीं सत्ता में, और ये सत्ता राष्ट्र की संपत्ति है, वो उसको कायम रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए सही सरकार और वो सरकार के माध्यम से संविधान का पालन हो, इसी के पीछे यही एक धारणा है हमारी, और कुछ नहीं है। या कोई किसी के खिलाफ कोई दुश्मनी तो नहीं निकालनी है, जो भी करना है लोगों के हित में, लोकतंत्र के हित में करना है, इसीलिए हमारा ये नारा है जय बापू, जय संविधान, और कुछ नहीं सर। बट गोपाल जी, गोपाल तिवारी जी, देवेंद्र फडणवीस जी दावोस में ऐतिहासिक एमओयू साइन करके आए, 16 लाख करोड़ का एमओयू साइन करके आए गोपाल तिवारी जी। 16 लाख जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट जॉब्स क्रिएट करने वाले हैं। स्टार्टअप कैपिटल बन गया महाराष्ट्र। आपसे जब टेक ओवर किया उसके बाद आज नंबर 1 स्टार्टअप कैपिटल इस देश का महाराष्ट्र बन चुका है। उद्योग, एग्रीमेंट, बिजनेस, हर चीज जबरदस्त तरीके से क्वांटम जंप लिया है। मगर आप अभी भी नाना पाटोलॉजी अभी भी ये कह रहा जंगल राज करके आप आंदोलन निकाल रहे हैं। क्या जरूरत है गोपाल जी, क्या तरक्की देख नहीं रहा गोपाल तिवारी जी? सर जंगल राज नहीं कहा उन्होंने कहा जो भी आपने पहले की सरकार ने जो दावोस गए थे एकनाथ शिंदे जी और ये लोग, उस समय भी जो कुछ वादे और करार और जो भी एग्रीमेंट हुए थे उसके बारे में, अभी के बारे में एक व्हाइट पेपर निकाला जाए, श्वेत पत्रिका निकालने के हमने डिमांड की। जितने भी करार हुए उसमें से 98% जो है, 99% वो भारत की कंपनियां हैं, बंबई की है, और उनसे ही आप दावोस में जाके करार करते, कौन सा मतलब है? मतलब जब आपके सरकार के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर एक धब्बा लगता है, दाग लगता है, उसी से ध्यान हटकाने के लिए, जहां आपने लाडली बहनाओं को जो पैसा दिया है, अब उनके लिए आपको बजट के लिए बार बार बोल रहे ये हमें अनुशासन का पालन करना होगा। अजित पवार हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बार बोल रहे, तो क्या मतलब कौन सी मानसिकता ये है इनकी कि अभी लाडली बहना में जो एलिजिबल थे उनको भी कट कर दिया उन्होंने। उस समय तो कहते थे कि उस समय इनके बयान थे कि पड़तालनी शिवाय मंजूर करा, बिना पड़तालनी करा, लवकर करा। अभी जब पैसा देने की नौबत आई है तो ये सब सूझ रहा है, और अभी इसके बाद में अगर हो सकता है कि इनको अभी वापस चुनाव के लिए कुछ अच्छा माहौल क्रिएट करना चाहिए, इसलिए दावोस जाके करार कर रहे हैं। उसमें से निकलना क्या वाला है? जब इनके साथ ही करार और एग्रीमेंट करना था तो दावोस जाने की और खर्चा करने की क्या जरूरत थी सर? ये एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि हम बहुत कुछ काम कर रहे हैं। अगर इतनी हिम्मत है तो व्हाइट पेपर निकालो, श्वेत पत्रिका निकालो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने ऐसा भी कहा कि पिछली सरकार ने जो करार किए थे तो भी आपने रोका किसने? व्हाइट पेपर, श्वेत पत्रिका निकालो ना। कौन से जगह, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से जो कारखाना है, जो उद्योग है, तो यहाँ पर शुरू हुए, कितने नहीं, वो सब गोपाल तिवारी जी छोड़ा सवाल गोपाल तिवारी जी और नाना पटोले ने यही कहा है कि श्वेत पत्रिका निकालिए। अगर अच्छे उद्योग लाते हैं, यहाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम बंबई और महाराष्ट्र में आके महाराष्ट्र के उद्योग वहां ले जा रहे हैं और आप जा रहे हैं दावोस। मतलब कितना बड़ा मजाक बना दिया। लेकिन गोपाल तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, शायद आपके पास जानकारी होगी कि पिछली बार जब एकनाथ शिंदे साहब गए थे दावोस, तब भी कहा गया था कि 1,80,000 करोड़ का कुछ
MOU साइन हुआ, ये हुआ, अभी तो उन्होंने बोला कुछ भी 16 नहीं हुआ, लाख कहाँ करोड़। पे रिफ्लेक्ट तो हुआ नहीं ना सर। तो वो इन्वेस्टमेंट आई क्या? राजीव जी वही तो, अरे देखो 45 साल के बाद जो बेरोजगारी का जो रेशो है वो बढ़ गया है सर, मैक्सिमम मतलब आज की तारीख में सबसे ज्यादा historical है। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा है जी, correct। अगर वो अगर सही में इम्प्लीमेंट होता था तो ये सब बस बेवकूफ बनाने की बात है। आज भी हम वैसे ही कहेंगे, क्योंकि पहले का भी आपने व्हाइट पेपर निकाल के कुछ नहीं किया। अगर वो सही में करते थे तो आज लाडली बहना जैसी स्कीम लाने की उनकी जरूरत भी नहीं थी। लोगों को रोजगार मिलता था, महंगाई काबू में आती थी, जो लोगों की क्रय शक्ति है वो अगर बढ़ती थी तो सवाल ही नहीं था। लोग तो फिर इनको ना बार बार नेहरू को गालियां देनी पड़ती है, ना इंदिरा जी के नाम से कुछ अलग कहना पड़ता। ये आज भी तो अपना काम अच्छा दिखाने के जगह वो दूसरों की बुराई करने में ही अपने आप को राइट। धन्य मानते सो हैं। गोपाल तिवारी जी, लेट्स गेट मुकेश गांधी साहब इन। मुकेश गांधी साहब इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड लेट मी आस्क हिम, मुकेश गांधी साहब, अभी तो खैर अपने देवेंद्र फडणवीस साहब गए उदय सामंत जी के साथ, पिछली बार एकनाथ शिंदे साहब गए थे उदय सामंत जी के साथ, पिछली बार भी, पिछले साल भी डेवोस में बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की गई थी, ना जाने कितना बड़ा MOU साइन हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। सर उसमें एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितनी आई है, कुछ है आपको जानकारी मुकेश गांधी साहब? राजीव जी, सबसे पहले तो मैं राज ठाकरे जी को मुंबई हाई कोर्ट के ऑर्डर के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि राज ठाकरे जी ने जो किया और जिस तरह से प्रोवोकेशन किया और जो लड़त चलाई मनसे के सैनिकों ने, उनके कारण और उनकी लीगल फाइट के कारण आज जो हमारे नॉइस पॉल्यूशन के सामने जो मुकदमा में मुंबई हाईकोर्ट ने जिस तरह से चुकादा दिया है, जो वर्डिक्ट दी है, इसके लिए मुंबई हाईकोर्ट को और उनके साथ मैं राज ठाकरे जी को और मनसे के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूं, पहली बात जी। दूसरी बात कि वाटर्स डे है आज वाटर्स डे का हम सेलिब्रेशन कर सकते हैं। उसका कारण कि हमारे देश में हमने इंदिरा गांधी ने लगाई हुई इमरजेंसी चलने नहीं दी और जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन किया, जन आंदोलन किया, और ये जन नायक के आंदोलन के कारण इमरजेंसी हटी, जनता पार्टी आई और भारत में एक वापस परिवर्तन हुआ। तो ये कांग्रेस को खाली दिखावा करने के लिए अभी झंडा लेके या जय बापू ये सब बातें करके अभी कोई फायदा नहीं है। पर आज जो वाटर्स डे का अगर कोई गरिमा रही है तो उसका कारण यही है कि ये इमरजेंसी को हटाया जयप्रकाश नारायण जी ने। तो मुझे तो लगता है कि आज जयप्रकाश नारायण जी का पहले जय जयकार करना चाहिए और उन्हें प्रणाम करना चाहिए। अभी तीसरी बात, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी समिट होती है, अभी इसमें सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं पर महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक के, अपने आंध्र से तेलंगाना के मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी गए थे। और आज तक जितना भी इन्वेस्टमेंट वहां डिक्लेयर करते हैं, आप लोग कहते हैं कि पटोले जैसा एक इतना पढ़ा हुआ आदमी भी ऐसा बोलता है कि वो तो महाराष्ट्र में बैठ के ही कर लेना चाहिए। उनको मालूम नहीं है कि ये जो भी वहां का इन्वेस्टमेंट आता है वो ज्वाइंट वेंचर में होता है। यहाँ इंडियन कंपनी के साथ में फॉरेन फंडिंग का वहां की कंपनियां ज्वाइंट वेंचर करती है आजकल, और वो ज्वाइंट वेंचर के कारण उसमें L&T भी आती है, रिलायंस भी आती है और कई कंपनी आती है, हीरानंदानी जैसा ग्रुप भी आया इस टाइम में। इस तरह से अलग अलग ग्रुप के लोग इसके अंदर जुड़ते हैं। हमारे हिंदुस्तान के साथ में ज्वाइंट वेंचर होता है और ये जितना भी फंड आया है आज तक, मुझे पूरी माहिती है इंडस्ट्री मिनिस्टर के साथ में। सर फंड ये लिया आप जाकर के वहां, सर यू आर अ बिजनेसमैन, यू नो MOU डज नॉट मीन इन्वेस्टमेंट, यू नो दैट। नहीं, इन्वेस्टमेंट आई है, नहीं आई, कोलैबोरेशन होकर के इन्वेस्टमेंट आई। आप विकिपीडिया के ऊपर पूरी इंक्वायरी करो, मैंने किया है और इन्वेस्टमेंट आया है, पूरा रिपोर्ट है उसका। इसमें व्हाइट पेपर निकालने की कोई बात नहीं है। आज सर विकिपीडिया इज नॉट अ वेरी रिलायबल सोर्स, लेट्स बी वेरी क्लियर। It is okay. Your Okay, government, sir. sir, the government has to release its figures.
Government has to release these figures. गवर्नमेंट देखो, इतनी नई नई इंडस्ट्रीज आज जो पहले नंबर पे जो महाराष्ट्र आया है, उसका कारण क्या है कि जो कोलैबोरेशन, इट इज नॉट डेवोस, फंड आया हुआ है। आप कहेंगे सर फंड आया है, उसमें को दो राय नहीं है, लेकिन डेवोस से नहीं आया। अरे डेवोस से भी आया है सर, डेवोस से भी आया है। मैं आपको 1-2 दिन के अंदर पूरी डिटेल मैं आपको देता हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है। दीजिए डेवोस से भी फंड आया है। क्या है, देखो, कांग्रेस खाली फॉरेन के लोगों से एंटी नेशन का प्रचार की स्क्रिप्ट चलाते हैं, और देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और हमारे शिंदे साहब जाकर के फॉरेन से जाकर के कोलैबोरेशन के लिए पूरी एग्रीमेंट कराते हैं, बात करते हैं, और प्रोसेस में फंड आएगा। और अभी तो 5 साल हमारी गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट है। गांधी साहब, मुकेश गांधी साहब, एक मिनट सर, अजित पवार जी का जो फाइनेंस का जो पोर्टफोलियो है, उसके माध्यम से ये पूरा कोऑर्डिनेशन होगा। और जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि 36 लाख जॉब क्रिएट होंगे, वो 100% होंगे, आप लिख के रखना। दूसरी बात, अभी एक महाराष्ट्र के बारे में, लाड़की बहना के बारे में, अजित पवार जी के बारे में, या हमारी यूपी गवर्नमेंट के बारे में कांग्रेस और अन्य पार्टी जो एलिगेशन करती है, वो रॉन्ग है। पहले जब ये स्कीम को इंट्रोड्यूस करने का था, तब वेरिफिकेशन कुछ नहीं हुआ, तो आज खाली वेरिफिकेशन करते हैं कि जिसके कारण जरूरतमंद लोगों को बरोबर पैसा पहुंचे, और जो कुछ साल जिंदगी जी रहे उनको 1500 रुपया देकर के वो वेस्ट ना करते हुए, तो वेरिफिकेशन पहले नहीं हुआ, दूसरी योजना में गवर्नमेंट दे सके। मुकेश गांधी साहब, सवाल तो सुन लीजिए। मुकेश गांधी साहब, अभी आपने कहा वेरिफिकेशन पहले नहीं हुआ, तो बिना वेरिफिकेशन के स्टेट के लोगों का पैसा है, महाराष्ट्र का पैसा है ना, हमारा पैसा है ना, आपने वैसे ही बांट दिया। हाँ, तो एक देखिए क्या होता है कि कर्नाटक की गवर्नमेंट ने, सर कर्नाटक की बात नहीं कर रहा मैं सर, यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द कर्नाटका गवर्नमेंट। इफ यू हैड बीन पार्ट ऑफ द कर्नाटका गवर्नमेंट, आई वुड हैव क्वेश्चनड यू। सर डोंट लुक ओवर देयर। गांधी साहब, 1-2 नहीं है, 100 एप्लीकेशन है, 33 लाख 30 लाख एक्स्ट्रा इनएलिजिबल लोगों को पैसा दिया है। सुनिए गांधी साहब, 30 लाख मुकेश गांधी 30 लाख इन एलिजिबल लोगों को पैसा दिया है, ये 1000-2000 लोगों को एक्सेस नहीं दिया है। ये छोटा सा गलती नहीं है, आप इसको ऐसे बोल के नजरअंदाज नहीं कर सकते कि छोटा सा गलती है। गांधी साहब प्लीज डोंट डाइवर्ट। 30 लाख के ऊपर आप इन एलिजिबल लोगों को पैसा दिया है, लाड़की बहन 30 लाख के ऊपर इन एलिजिबल। ये जवाबदार है, स्टेट हैज टू रिस्पॉन्ड। इट्स आवर मनी, आर यू गोइंग टू टेक इट बैक? Are you going to take that money back? सर, मनी बैक का कोई सवाल नहीं है, इतने लाखों का नहीं हुआ है, थोड़े कुछ परसेंटेज में हुआ है। 30 लाख इनएलिजिबल, 30 लाख गांधी साहब आंकड़ा है, 30 लाख इनएलिजिबल पीपल हैव बीन गिवन मनी। 30 लाख छोटा मोटा नहीं है, लाखों में ये क्या, किसने आंकड़ा दिया? ये आंकड़ा सरकार का ही फिगर है, 30 लाख का। सर, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री आप ही का फिगर है, 30 लाख सरकार। अजित दादा पवार के विभाग ने दिया है, अजित दादा पवार साहब के विभाग ने दिया है सर। 30 लाख इनएलिजिबल लोगों को हमने पैसा दिया है। नहीं, अरे भैया, और पैसा दिया है, एक बात सुनो, समझो, 30 लाख तो है ही नहीं, मैं उसका फिगर भी आपको नेक्स्ट टाइम आकर के पूरा दूंगा, डिटेल दूंगा। पर एक बात समझो कि पैसा गया है तो भी हमारी महाराष्ट्र की बहनों को गया है, पैसा वेस्टेज नहीं गया है। किसी के घर में गई है तो दिवाली हुई है, मिठाई आई है, बच्चों तो माफ कर रहे हैं क्या? डिक्लेयर कर दो, माफ कर रहे हैं, तो माफ कर रहे हैं, डिक्लेयर कर दो ना। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब एक ही है कि आज लाड़की बहन योजना चालू रहेगी, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में जैसे फ्लॉप हुआ है, पंजाब में फ्लॉप हुआ है, दिल्ली में फ्लॉप हुआ है, वैसा महाराष्ट्र में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक बढ़ी है, एक ताकत वाली व्यक्ति है। Sir, again and again you are talking about other states. Sir, other states will look after themselves. We'll talk about them. We will talk to the people from Karnataka and we will talk to the people. You forgot Himachal Pradesh and in Punjab. तीनों जगह पर हुआ है, तो उनका सवाल उनसे पूछेंगे, महाराष्ट्र का सवाल तो आपसे पूछेंगे ना सर। पूछेंगे, हाँ तो पूछिए ना, मैं तो आपको कांग्रेस वालों को जवाब देता हूँ खाली कि आप करते हो, योजना तो चालू रहेगी, और अभी भी फरवरी का भी इंस्टॉलमेंट अभी उनको जानना है। गांधी साहब, कोकाटे आपका एग्रीकल्चरल मिनिस्टर खुद बोल रहा है कि लाड़की बहन ने इतना पैसा गया है,
फार्मर्स डेब्ट रिलीफ, फार्मर्स का डेब्ट रिलीफ को ले पैसा नहीं है उनके पास। प्रदीप जी, एक सेकंड, सर, मुकेश गांधी साहब, may I read out the chief minister's statement, sir, for your perusal? आप पूछ रहे थे ना फिगर कहां से आया? The honorable chief minister, अरे गोपाल तिवारी साहब सुनिए, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस on Thursday, January 23rd said an estimated 20 lakh to 30 lakh individuals have been accessing the Ladki Behan scheme, which provides support to eligible women from economically disadvantaged backgrounds. Ineligible individuals, 20 to 30 lakhs. This is a statement made by Devendra Fadnavis Saab to CNBC TV 18 and to PTI. ये मुख्यमंत्री साहब ने कहा है। सर प्रदीप जी वैसे ही आंकड़ा नहीं दे रहे थे आपको, तकरीबन 20 से 30 लाख इनएलिजिबल लोगों को पैसा दिया गया है सर, ये स्टेट का पैसा है। आपने 7,000 रुपए हर एक को बांट दिए सर, 30 लाख मल्टीप्लाइड बाय 7,000 कितना होता है आप खुद कैलकुलेट करें। आपने इतने ज्यादा पैसे लोगों को बांट दिए सर, देयर हैज टू बी सम अकाउंटेबिलिटी। ऑल आई एम सेइंग इज मुकेश गांधी साहब, यू विल एग्री विद मी, देयर हैज टू बी अकाउंटेबिलिटी। हाउ डिड दिस हैपन? हु वाज द ब्यूरोक्रेट इन चार्ज? कौन ब्यूरोक्रेट्स इन चार्ज थे जिनको कहा गया था भाई एक एक चीज चेक कीजिए? बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि जो फॉर्म भरा था लोगों ने उसमें यह लिखा था कि आप बीपीएल में हैं या नहीं, आपका राशन कार्ड कौन सा है, कौन से कलर वाला आपका राशन कार्ड है। सिर्फ बीपीएल के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए यह स्कीम थी। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल सर? मुकेश गांधी साहब, आई होप दिस गवर्नमेंट विल टेक एक्शन। नहीं, राजीव जी आपने बताया है तो यू आर द अथॉरिटी ऑल्सो, तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। अगर ये जिन लोगों को वेरिफिकेशन के बिना पैसा गया है और जो अधिकारियों ने राइट इंफॉर्मेशन नहीं दी है जी, नहीं और दी, उनके सामने एक्शन होनी चाहिए। बिल्कुल और देवेंद्र फडणवीस जी को और अजीत दादा जी को भी इनके बारे में एकदम सेटिस्फैक्टरी जवाब देकर के इसको क्लियर करना चाहिए, नहीं तो लोगों के अंदर मन में आशंका रहेगी। आई एग्री विद यू सर। एंड मिस्टर संदीप मोरे हैज जस्ट जॉइंड अस। संदीप मोरे साहब, संतोष मोरे, ओके, जय भीम सर, जय भीम, जय भीम सर, जय भीम, जय भीम। हाउ आर यू सर? हाउ आर यू? कांचीराम जी की पार्टी से आज तक आपने कांचीराम जी का झंडा जो है ऊपर करके रखा है आज तक। इसके बावजूद कि इतनी ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आपके सामने हैं, इतनी ज्यादा रुकावटें आपके सामने हैं, उसके बावजूद और आपके लीडर जो हैं चंद्रशेखर आजाद जी, जो पहले अपने आप को रावण कहा करते थे, जय भीम आर्मी जिन्होंने शुरू करी थी, आज आजाद समाज पार्टी के वो का नेतृत्व कर रहे हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। सर आप ये बताएं, आप बोल रहे थे लॉन्ग मार्च शुरू हुई परभनी से। राजीव जी एक मिनट, हाँ बोलिए। कांशीराम जी को मैं 2-3 बार मिला हूं और रियली ही वॉज अ वेरी माइटी पर्सन, ग्रेट सिंप्लिसिटी। फैंटास्टिक। ऐसे नेता आज हमारे देश में मिलना। आई हैव इंटरव्यूड हिम ट्वाइस। मैंने 2 बार किया इंटरव्यू। कांशीराम जी को प्रणाम करता हूं जी। मोरे साहब, जो परभनी से मार्च जो शुरू हुई थी सर, उसका क्या हुआ, उसके बारे में जरा बताएं। अगर आप मराठी में बोलना चाहते हैं मराठी में बोलिए। मोरे साहब प्लीज गो। जी सर, बोलिए। अभी परभनी से जो मार्च निकला हुआ है, लॉन्ग मार्च निकला है, वो जिसकी शुरुआत अभी 4-5 दिनों पहले हुई थी, अभी वो 100 किलोमीटर आगे चल चुका है। अभी जो जालना है यानी संभाजीनगर जो जिला है उसके आसपास अभी हमारा मार्च है। मार्च में चलते वक्त वो जो मार्च ये सरकार के विरोध में निकला हुआ है, तो अभी इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही। देखिए सर, आज ही के ये मार्च का जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे साथी आशीष वाकोड़े, जिनके पिताजी ये सदमे में हार्ट अटैक से उसी दिन उनका देहांत हो गया, तो उनका जो है अभी थोड़ी देर पहले शाम को एक्सीडेंट हुआ है। एक कार से उनको टकराया गया है, अभी वो अस्पताल में है, वो जल्दी ठीक होके फिर वापस मार्च में शामिल होंगे। लेकिन अभी हम एक बार ठान लिए हैं सबने कि मंत्रालय पे जाना है तो जाना है, हम मंत्रालय का घेराव करके रहेंगे। अभी 18 फरवरी तक ये जो मार्च है, लॉन्ग मार्च, ये मुंबई तक पहुंच जाएगा। अभी संभाजीनगर में 1-2 दिन में आ जाएगा अभी मार्च, वहां से चालू। लेकिन दिक्कत इतनी सारी है, उसमें से हमारे एक माता थी एक, तो उनको भी चक्कर आके वो गिर गई थी। यानी बहुत सारी परेशानियां ये मार्च में चल रही है, फिर भी सब डटे हुए हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं।
अभी तक सरकार ने कुछ भी बातचीत जो मार्च का नेतृत्व करे उनके साथ की नहीं है। अभी भी सरकार ने इसकी तरफ कुछ ध्यान दिया नहीं है। अभी मार्च की मांगे है कि जो भी दोषी पुलिस वाले उनपे जो मुकदमे चलाए जाए, वो अभी तक किसी पे केस हुआ नहीं है। आपने पिछली बार कहा था कि 2 लोग सस्पेंड कर दिए गए हैं, लेकिन जो दोषी थे हमारे साथी शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी, जिनकी पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई, लेकिन हत्या करने के बाद हमारा जो कानून है संविधान के दायरे में अगर देखा जाए तो अगर कोई किसी को मारता है, किसी का खून करता है, तो उस पर आईपीसी के कलम 302 से उस पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन पुलिस कस्टडी में पुलिस वालों ने उसको मारकर उसके हत्या करके अभी तक कुछ भी उस पर कार्रवाई हुई नहीं है। ज्यादातर ये होता है नहीं है मोरे साहब, ज्यादातर ये होता है। जी। और हमारे बाकी जितने पैनलिस्ट हैं वो सब लोग, मैं आई एम श्योर वो मुझसे सहमत होंगे, ज्यादातर ये होता है। मुकेश गांधी साहब, चिले साहब और गोपाल तिवारी जी, आप सब लोग जानते हैं, पुलिस कस्टडी में अगर किसी की मौत होती है, जैसे यहाँ पर हुई है, सूर्यवंशी जी की मौत हुई, तो ज्यादातर क्या होता है कि उस यूनिट से जुड़े जितने भी पुलिसकर्मी होते हैं उनको सस्पेंड किया जाता है, उसके बाद उनके खिलाफ केस किया जाता है। हमेशा होता है। दिस इज द नॉर्म राइट फ्रॉम डे वन। कोई भी सरकार है कि सर बीजेपी की सरकार, 2 लोगों को सस्पेंड करके, सिर्फ 2 लोग सस्पेंड हुए, ये इशू दबाना चाह रहे हैं ना। 2 लोगों को सस्पेंड करके क्या बताना सर? एक एपीआई बेचारा, एक एपीआई और एक कांस्टेबल, उसको सस्पेंड कर दिया है। मतलब उससे क्या होने वाला है सर? मोरे साहब आप बताएं आगे क्या मतलब, क्योंकि दलित है बेचारा, मर गया, मरने दो, क्या मतलब हुआ ये? हाँ, मोरे जी उसके बाद ये भी हो गया जो कॉम्बिंग ऑपरेशन, यही भूमिका है। वैसा देखा जाए तो ये लॉन्ग मार्च तक सरकार ने नौबत आने ही नहीं देनी थी जी। ये नौबत क्यों आई? ये सरकार ने अगर ये मैटर हैंडल किया होता, दोषियों पे ठीक तरह से कार्रवाई करी होती, तो आज लॉन्ग मार्च निकलता नहीं। अभी लॉन्ग मार्च निकलने के बाद भी लॉन्ग मार्च में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, और लॉन्ग मार्च पे षड्यंत्र करके जो लॉन्ग मार्च के नेतृत्व कर रहे हैं उनपे हल्ला किया जा रहा है, उनको गाड़ी से टकरा कर उनको जख्मी किया जा रहा है जी। तो कहाँ है सरकार? कहाँ है इसमें? सरकार की क्या भूमिका है? सरकार इसमें कुछ बात नहीं कर रहा है। सर सरकार में भी आखिरकार सरकार क्या कर सकती है? मुख्यमंत्री जी जो गृह मंत्री है वो सिर्फ ऑर्डर दे सकते हैं, हुक्म दे सकते हैं। नीचे पुलिस में भी इनफैक्ट देयर इज अ रिपोर्ट, आई डोंट नो वेदर ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ इट, आई एम श्योर चिले साहब के साथ इस विषय में मेरी पहले भी बात हुई है कि सर क्या है कि एक कास्टिस्ट एलिमेंट इतना ज्यादा है हमारी महाराष्ट्र पुलिस में भी, जिसकी वजह से बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कुछ करना। मोरे साहब आपको लगता है ऐसा कि कोई जातीय कुछ समीकरण है हमारी महाराष्ट्र पुलिस में जिसकी वजह से ठीक ठाक तरीके से नहीं हो रहा? जी बोलिए सर, बोलिए मोरे साहब बोलिए। सबको दिख रहा है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सबको दिख रहा है सर, ये कोई लगने की बात नहीं है। अगर सरकार इसमें सीरियस होता तो वहां पे मुख्यमंत्री वहां पे जाके, क्योंकि गृह मंत्री पद उनके पास है, सारी जिम्मेदारी उनकी है, वो लॉन्ग मार्च में जाके उनसे बातचीत करके, और जो भी पुलिस का जो काम, ये जो मांगे कर रही है, ये लॉन्ग मार्च में जो भी नेतृत्व कर रहे हैं, जो हम समाज की ओर से जो मांगे है वो मांगे मुख्यमंत्री जी पूरी करते हैं ना। लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं अभी तक, उन्होंने कुछ बात की नहीं। सदीप जी ये मैटर एग्रेवेट क्यों हुआ? क्या आपको लग रहा है कि जिस प्रकार से फडणवीस साहब ने एक वेरी हार्ड स्टेटमेंट बोला कि पुलिस पे पत्थर मारने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, स्टोन पेल्टर्स विल नॉट बी लेफ्ट अलोन, फडणवीस जी का स्टेटमेंट था, उसके बाद क्या कॉम्बिंग ऑपरेशंस ऐसे जगह पर हो गया जहां पर आपको लग रहा कि आपको विक्टिमाइज किया गया परभणी में? क्या ये 2-3 फैक्टर थे कि मैटर और उत्तेजित हो गया और फिर उसके बाद शरद पवार जी सब सवाल लेने लगे? तो क्या मेन मोटिवेटर क्या है एग्रेशन के लिए? सर एक्चुअली होता क्या है सर, देखिए ये जातिगत भावना से ही हुआ है। देखिए सर, अगर संविधान का कुछ अपमान होता है तो उस टाइम में हम भारत के लोग, हम खुद को भारतीय कहने वाले लोग सभी रोड पे आएंगे, सभी उसका निषेध करेंगे अगर संविधान का अपमान होता है। लेकिन कॉम्बिंग ऑपरेशन में जो हुआ, तो कॉम्बिंग ऑपरेशन में बस एक एरिया, जिसके घरों पे अशोक चक्र है, जिसके गाड़ियों पे बाबा साहब की सिग्नेचर है, बस एक दलित एरिया वो उन्होंने टारगेट करके वहां पे कॉम्बिंग ऑपरेशन किया। संविधान को सबका है, संविधान के लिए तो सब रास्ते पे आए थे, तो फिर एक दलित बस्ती में ही क्यों कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया? उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री, जिम्मेदार मुख्यमंत्री,
अपनी बात पटल पे अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि उसकी जो हत्या हुई है, तो उसका जो पीएम रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में उसको पहले से उसके शरीर में घाव थे, इसलिए उनकी हत्या हुई है। लेकिन घाटी का जो संभाजीनगर का अस्पताल है, वहां के रिपोर्ट के अनुसार उसके पीठ पर घाव लगा है, उसके पीठ पे इंजरी हुई है, इसलिए उसकी डेथ हुई है जी। लेकिन जिम्मेदार पद पे बैठकर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री जैसे पद वो अभी निभा रहे हैं और ये झूठ बात बोल रहे हो, ये गलत बात है। दुरुस्त बात है, क्योंकि देखिए साहब, मराठी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इंग्लिश में जो बोला, इंग्लिश में जो उसका जो ट्रांसलेशन है, चिले साहब सुनने वाली बात है। इट सेज वेरी क्लियरली हार्ट अटैक ड्यू टू ट्रॉमा कॉज्ड बाय इंजरीज। सर दैट्स व्हाट दैट इज व्हाट द पोस्टमार्टम रिपोर्ट सेज। सो दिस इज ऑलमोस्ट टैंटमाउंट टू मर्डर। मतलब ये तो मर्डर हुआ बेचारे का। सर ये क्या चल रहा है चिले साहब? महाराष्ट्र है, गोपाल तिवारी जी मैं आ रहा हूं आपके पास। ये क्या चल रहा है सर? चिले साहब बताएं। हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी, माननीय राज साहब ने भी कहा था, जब एक छोटी लड़की का भीड़ से वीडियो आया था कि हमारे स्कूल में अभी हम ओबीसी है तो हमें मराठा लड़कियां जो है हमारे साथ बात नहीं करती। अगर स्कूल के छोटे बच्चों में ये भावना बढ़ने लगी है तो आप सोचो महाराष्ट्र में ये जात पात कितनी लेवल पे अभी जा रहे हैं जी। ये जो भी आपको आरक्षण चाहिए, आपको नहीं चाहिए, जो भी है, सब चीजों को हमने अभी जात से बांधना शुरू किया है। भीड़ में अगर आप जाएंगे तो भीड़ में तो पूरा महाराष्ट्र एक तरफ और भीड़ एक तरफ, इस लेवल पे जात लोगों के दिमाग में गई है। अभी जो भीड़ जो अच्छे कारणों के लिए भीड़ मशहूर था महाराष्ट्र में, वही भीड़ आज बिहार के धरती पे जा रहा है। ये हमें बहुत दुख होता है इस बात का। जो हम तो पहले से कह रहे हैं आप जात पात से थोड़ा दूर रहा कीजिए। यहाँ आप भीड़ में अभी देखेंगे सर, भीड़ के जितने भी पुलिस ऑफिसर है उसमें से मैक्सिमम पुलिस ऑफिसर ये एक ही जात के जी। ये क्यों हुआ? जिस जिले में जो नेता उसकी जो जात रहती है उसी जात के अधिकारियों को वो वहां पे लाता है, क्योंकि उसे उसका पूरा नेटवर्क वहां पे चला नहीं। यही भीड़ में हुआ है सर। ये चीजें बदलने के लिए हर 3 साल में हर अफसर का, जो कि हमारा कायदा है, उनका ट्रांसफर होना ही चाहिए। महाराष्ट्र में ये होता नहीं है, ये बहुत कम हुआ है। ये कांग्रेस के वक्त भी था, कहने का मतलब ये हुआ चिले साहब, युति के सरकार में भी यही चल रहा है सर। चिले साहब, इसके पहले कि मैं गोपाल तिवारी साहब के पास जाऊं, कहने का मतलब ये हुआ कि जो खैरलांजी में हुआ उसके बाद कुछ बदलाव नहीं आया। मतलब कि भूत मांगे परिवार के साथ जो कुछ हुआ था खैरलांजी में, उसके बाद कोई खास बदलाव नहीं आया है एडमिनिस्ट्रेशन में या कहीं और। चिले साहब नहीं, कहीं पे भी बदलाव नहीं है सर। महाराष्ट्र के रूरल एरिया में आज भी जात पहले देखी जाती है। ये भूतमांगे परिवार तो ये पहला परिवार नहीं है और ना ये आखिरी परिवार है। करेक्ट। इसके बाद भी महाराष्ट्र में बहुत से ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो जात को लेके हुए हैं। कहीं पे किसी दलित लड़के को मारा जाता है, कहीं पे मराठा लड़कों को भी मारा गया है। ऐसा नहीं है ये एक तरफा है जी, दोनों दिखाया जाता है। हमेशा एक तरफा दलितों पे ही अत्याचार होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ पे दलित बहुसंख्य में है वहां पे दूसरी जाति पे भी अत्याचार हुए हैं। तो अगर ये हमको सभी खत्म करना है तो हमको ये मानना पड़ेगा कि सिर्फ एक जाति दूसरी जाति पे अत्याचार नहीं कर रही है। हर समाज जो बहुसंख्य होता है उस जगह पे वो दूसरे अल्पसंख्यक समाज पे अत्याचार कर रहा है, ये हमें मानना पड़ेगा। नहीं तो होगा क्या कि हम सिर्फ यही मानेंगे कि सिर्फ दलितों पे अत्याचार हुआ है तो मराठों में जो तिरस्कार है वो और बढ़ता जाएगा, या फिर हम सिर्फ यही कहेंगे कि मराठों पे अत्याचार हो रहा है तो ओबीसी जो है उनका तिरस्कार बढ़ता जाएगा। तो अगर हमें ये मिटाना है तो खुद हर एक इंसान को पहले तो जात अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी सर। जन मन क्या चिले साहब, ये सरकार का जो फैसिलिटीज है, जनमन योजना है, अंबेडकर जी के नाम पर 8,000 करोड़ के आसपास SC/ST फंड उन्होंने स्टार्टअप फंड दे दिया। ये क्या ये जनमन योजना, ट्राइबल वेलफेयर, हजारों करोड़ जो सरकार बहा रहा है महाराष्ट्र में, क्या इसका कुछ इफेक्ट है कि नहीं चिले साहब रूरल एरियाज में? प्रदीप जी एक मिनट, असर तो सर हर योजना का होता है। जो योजना एक मिनट चले, एक मिनट राजीव जी बोलिए सर। राजीव जी,
सर मेरे को एक फंक्शन में जाना बहुत जरूरी है। मैंने बोला था ओके सर, कि थैंक यू मैं वेरी थोड़ा मच, जल्दी थैंक यू वेरी मच फॉर करूंगा। जॉइनिंग अस। कल 26 जनवरी को हमारा प्रजासत्ताक दिन है, उनके लिए आप सबको धन्यवाद। और एक ध्वजा के नीचे आकर जनगण मंगल घास जगह है, आज एकता की देवी के अधरों पर वरदान जगह है। और मैं आरकेवी शो को धन्यवाद करता हूँ। वंदे मातरम सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम। जय जय जय। जी चिल्ले साहब, आप कुछ बोलोगे? हाँ, तो ये फंड जो इतना सरकार बहा रहा है पानी की तरह, क्या ये इसका कुछ इफेक्ट एक्चुअली हो रहा है कि इस चीज को मिटाने में? दूरी ये मत कहना गांधी जी, दूरियां मिटाने के लिए। चिल्ले साहब सर, योजना का असर तो होता है, सिर्फ एक ही होना चाहिए कि वो योजना लोगों तक पहुंचे। अभी 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 हमने जिसपे बहस की थी वो लाडली बहना योजना, अगर योजना पॉलिटिकली मोटिवेटेड, उसका यूज होना होगा तो योजना कभी भी लोगों की तरफ पहुंचेगी नहीं। लाडली बहना योजना अच्छी योजना है, लेकिन आपने उसका जो भी यूज किया है वो सिर्फ पॉलिटिकली यूज किया है। आपको इलेक्शन जीतना था, लोगों को आप पैसे बांट नहीं सकते थे, तो लोगों को सिर्फ लीगली पैसा बांटने के लिए इस योजना का आपने बहाना बना के योजना लाई थी। लेकिन यही योजना अगर आप अच्छे मन से लाते थे, हर गरीब बहना के घर पे आप चाहते थे कि ये योजना पहुंचे, तो ये बहुत ही अच्छी योजना है। सरकार की सभी योजनाएं अच्छी है, हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें पॉलिटिक्स न लाया जाए। एक मैं आपको योजना बताता हूँ, महाराष्ट्र में आदिवासी हमारे जो बांधव है उनपे पूरे आपका जो अर्थ संकल्प है उसके 10% रकम उनपे खर्च की जाती है। लेकिन आप आज भी नंदुरबार में जाएंगे या गढ़चिरौली में जाएंगे, वहां के जो एजुकेशनल सिस्टम है, वहां की जो आश्रम शालाएं है, वो आप देखिए, आप खुद ही बोलेंगे इतना पैसा आता है तो जाता कहां पे? ये अगर बंद हो जाएगा तो इतना पैसा इनफ है, इनफ किसी को भी उसकी गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए, उसका जीवन स्तर बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार की सभी योजनाएं अच्छी है। सिर्फ यही हम चाहते हैं कि वो योजना लोगों तक पहुंचे, जिनको जरूरत है उन तक पहुंचे, ना कि किसी पॉलिटिशियन के घर पे पहुंचे। लेकिन अभी तो वही हो रहा ना, पॉलिटिशियन के घर में ही पहुंच रही है। अभी तक क्या है? अभी तक तो सर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, हमारे महाराष्ट्र के अभी एक एमएलए बने, नए एमएलए बने हैं, वो एक योजना पे सदस्य थे जी। तो आपको मैं बताऊं, वो खुद मुझसे बोले हैं कि मैंने मेरे इलेक्शन को जो पैसा निकाला है फलाना फलाना योजना से 15 करोड़ रुपए मैंने निकाला है और मैं ये इलेक्शन जीत गए। अभी आप बोलो क्या करेंगे? तो मतलब बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ, मोरे साहब और तिवारी साहब, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, चुनाव में खड़े हो जाइए या किसी ऐसी योजना के चेयरमैन बन जाइए, फर्स्ट क्लास, सबका घर भर जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। चेयरमैन भी है सर, सिर्फ सदस्य है, सिर्फ मेंबर। आई शाबाश, वंडरफुल। तो तिवारी साहब, यहाँ पर एक बहुत बड़ी अहम सवाल उठता है, जो अभी चिल्ले साहब ने कहा और जो बात अभी मोरे साहब ने बताई। तिवारी साहब, मैं चाहता हूं कि आप इस पर जरा बिना इमोशनल हुए, बिना उत्तेजित हुए इस पर जरा जवाब दें। बार बार राहुल गांधी जी और कांग्रेस का नेतृत्व यही बात करता है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। सर आपको लगता नहीं है 75 साल के बाद, अभी 75 साल हो गए रिपब्लिक को, 76वां रिपब्लिक डे है, 75 ईयर्स ऑफ द रिपब्लिक, और 78 ईयर्स, वी बी सेलिब्रेटिंग 78 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। आपको लगता नहीं है कि अब जात पात ये सब खत्म होना चाहिए? ओनली रिच एंड पुअर, वी शुड ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। आपको लगता नहीं है सर कि जातीय जनगणना की बात करके आप तो लोगों को जातों में और डिवाइड कर रहे हैं? मुझको ऐसा लगता है। अब आप बताएं सर। गोपाल तिवारी जी। सर बिल्कुल, अगर हमें तरक्की की तरफ बढ़ना है तो ये दीवारें कम करनी चाहिए जी। मानवता की तरफ बढ़ना है तो ये दीवारें कम करनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति नफरत, तिरस्कार, द्वेष, ये भावना कम करनी चाहिए। तो इसीलिए एक दूध का दूध पानी का पानी होने के लिए अगर हम जातिगत जनगणना करते हैं, बाय सेंसस जो डिफॉल्ट हमें करना चाहिए, उससे हमें पता चलेगा कि भाई SC ST को हम 76 साल से जो आरक्षण दे रहे हैं, उनकी आज की संख्या कितनी है, OBC की कितनी है, जो स्वर्ण है, ब्राह्मण है, और उनमें उनका जो इकोनॉमिक लेवल के ऊपर
कितने लोग उठे हैं, अभी इनको क्या जरूरत है देने के लिए, ये आखिर वो कब हम कंक्लूजन को कब आएंगे सर? ये जब पूरा छानबीन होगा, वो डाटा सामने आएगा, वो समाज में XYZ कोई भी समाज लो, उसमें जो सोसाइटी है उसमें कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे है और कितने लोग गरीबी रेखा के ऊपर है, ये कहीं कहीं तो हम उसी के ऊपर कंक्लूजन पे आएंगे, कंक्लूडिंग पे आएंगे ना, उससे बिना कैसे आएंगे ना? बिल्कुल आप ही बताइए ना, अगर ये जो वास्तवता हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हमें सच को सामने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो उसमें ये क्या है, आपत्ति क्या है? अगर सर ये तो सर चलिए ये तो बात हो गई, अम्बेडकर जी ने आई डोंट डिसएग्री विद यू कि उसका एक लिमिटेशन भी दिया था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, उसको कुछ सालों का एक लिमिटेशन दिया सर। हिंदुस्तान में कुछ विड्रॉ नहीं होता, बढ़ाते बढ़ाते गए, सभी सरकारों ने किया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई सच क्या है? अगर ये पिछड़ी जातियों की संख्या, समाज की संख्या, उसमें अगर इतने लोग अभी भी इकोनॉमिक जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसके नीचे है या ऊपर है, तो ये सब कैसे चलेगा? तो इसीलिए अगर कोई अपने आप को सवर्ण करके अपनी चलाना चाहता है तो ये भी तो ठीक नहीं है ना सर। अगर हमें न्याय करना चाहिए तो उसके लिए सच्चाई को सामने जाना पड़ेगा। There's a fundamental question here which we will talk about later, especially with regard to caste. But I want to ask Gopal Tiwari साहब a very very fundamental question, जो मैंने मुकेश गांधी साहब से पूछा था, जो प्रदीप जी ने पूछा था एक्चुअली, तो मुकेश गांधी साहब थोड़ा गोल कर गए उसको, और उसके बाद जब उनको मालूम पड़ा कि आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने खुद बोला है कि 20 से 30 लाख इनएलिजिबल लोग जो क्वालिफाइड नहीं थे उनको एडवांटेज मिल गया लाड़की बहन योजना का। सर आप मुझे बताइए, आप महाराष्ट्र के नागरिक हैं, मोरे साहब आप भी महाराष्ट्र के नागरिक हैं, चिले साहब आप भी महाराष्ट्र के नागरिक हैं, प्रदीप जी और मैं, हम भी आप महाराष्ट्र के नागरिक हैं, पूरी नेशन नाउ की टीम महाराष्ट्र के नागरिक हैं। तो ये 20 लाख 25 लाख 30 लाख 33 लाख जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये गलत फायदा उठाया है इस लाड़की बहन योजना का, तो ये पैसा वापस नहीं आना चाहिए क्या गोपाल तिवारी साहब? ऐसे थी जो चुनाव आयोग के सामने ऑब्जेक्शन लिया था। अगर चुनाव आयोग सही तरीके से काम करता है, जो उनके तरफ से अपेक्षाएं रखी जाती है, वो एक स्वायत्त संस्था है। जब हमारे चंद्रचूड़ साहब ने ये कहा था कि चुनाव आयोग की भूमिका ऐसे चाहिए कि जो प्राइम मिनिस्टर को भी सवाल कर सके, अगर वो किसी के बटुक बन जाता है तो क्या अपेक्षा करेंगे? तो इसी समय ऐसे जो योजना है वो आचार संहिता का भंग होता था। उस समय कम्युनल स्टेटमेंट थे और भी सरकार की नीतियां जो जाहिर करते थे। और हमें यही कहना है, अगर इतनी लाडली बहनों का जो ख्याल है तो 2-2.5 साल से आप सत्ता में, उस समय क्यों नहीं किया? जब लोकसभा में आपको यहाँ पे बड़ी मतलब डिफीट को सामना करना पड़ा लोकसभा में महाराष्ट्र में, तो उसके बाद आप हड़बड़ा गए और जैसे भी हो। और अरे ये मराठी में हमने सुना है कि पड़तालनी नंतर करा, और ऐसे हमारे कई अधिकारी लोग हैं और स्टेटमेंट भी उस समय आया था कि आता पडताळणी नंतर करा। व्हाट डज इट मीन? नंतर करा म्हणजे पडताळणी आता मान्य करा अर्ज, वो ये क्या है? अगर फिर देना है तो आप दम के साथ कहिए कि ये तो, अगर उस समय अगर ये कहते हैं कि भाई आप एक तरह से रिश्वत देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं लाडली प्रदीप जी? गोपाल जी, मगर ये कांग्रेस पीछे कहां पर है गोपाल जी? कांग्रेस तो 2 कदम आगे है। जहां 1500 इस महायुति ने कहा, आप 2500 का वादा किया था, कई आपने 8,500 रुपया पर मंथ देने का वादा हुआ, बट अल्टीमेटली ये स्टेट के ट्रेजरीज, राहुल जी खुद बोलते कि खजाना खाली हो रहा है। एग्जांपल्स ऑफ कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश सब सामने है। फिर भी ये पब्लिक अपीसमेंट वाले पॉलिसीज जो राज साहब हमेशा इसका विरोध करते हैं, इट इज स्टिल परस्यूइंग। दिल्ली में भी वही आपने कर दिया, 8,500, 2,500, 3,000, 5,000। गोपाल जी सर देखो, कोई योजना का इंट्रोडक्शन जो कोई अगर हम हमारे मैनिफेस्टो में करते हैं तो उसके पीछे कोई एक सोची समझी रणनीति होती है। हम 1 रुपया कैसे लाएंगे और 1 रुपया खर्चा कैसे करेंगे।
आप हड़बड़ा के सत्ता बचाने के लिए, जो लोगों को प्लीज करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए, लोगों का वोट अपने तरफ खिंचवाने के लिए अगर कुछ करते हो लास्ट मिनट में, तो उसमें क्या है, कोई प्लानिंग है? अरे भैया, इन्होंने तो प्लानिंग कमीशन खत्म कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय जो प्लानिंग कमीशन था, तो मैंने पिछली बार भी कहा था कि 1000 लोगों के पीछे एक गवर्नमेंट बेड का जो सिस्टम था, मोटिव था 7th ईयर प्लान में, तो वो क्या है, तो कोई उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी रहती है, प्लानिंग रहता है सर। ऐसे नीति आयोग करके प्लानिंग कमीशन आपने खत्म कर दिया। और कोई अगर हम देना चाहते हैं तो मनरेगा भी हमारे एजेंडा में, मैनिफेस्टो में थी, तो इन्होंने मनरेगा की भी तो मजाक उड़ाई थी मोदी जी ने। और ये सब बातें हैं, अगर आपके मैनिफेस्टो में रहेंगे तो फिर आपको देना है, फिर आपके पास कोई प्लान है। अब 1 रुपया 10 रुपया कैसे आएंगे और 10 रुपया कैसे खर्च करेंगे, हमारे पास कुछ प्लान है। तो वो तो कोई भी पार्टी अपने एजेंडा में दे सकती है, मैनिफेस्टो में दे सकती है। बोरे साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुनो एक बात मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं कि उस समय DK शिव कुमार, सिद्धरामैया और जो कांग्रेस के कर्नाटक में बाजू में था सर, अभी 4 महीने पहले के जो चुनाव में पुनः कांग्रेस हाउस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कृष्णा जी थे, उनके बगल में बैठा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बंबई में सिद्धरामैया आए थे, डी शिव कुमार आए थे, उन्होंने कहा था कि आपके फ्लाइट के टिकट हम निकालते हैं, आप कर्नाटक में चलिए और देखिए। तो फिर आपका कर्नाटक में बीजेपी वाले क्यों चिल्ला नहीं रहे अगर वो योजना गलत है तो? अगर हम देखो, वो हमारा सवाल है, 1 रुपया कैसे हम इकट्ठा करेंगे और कैसा खर्च करेंगे, वो तो पॉलिसी मैटर है। तो वो हिसाब से हम जन कल्याणकारी योजना हम पहले से देना चाहते हैं, बेरोजगारों को तिवारी साहब, वही तो, अरे उसीलिए तो सरकार बनती है। मतलब क्या है लोकतंत्र में? संदीप मोरे जी, बीजेपी, अमित शाह, मोदी साहब कह रहे हैं कि अगर अंबेडकर जी के साथ किसी ने निभाया है तो बीजेपी ने किया है। उन्होंने 8,500 जो फंड अलॉटमेंट 8,000 करोड़ अभी बात की है स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से। फिर उन्होंने कहा अंबेडकर साहब के मऊ बर्थ प्लेस, नागपुर चैतन्य भूमि, लंदन में जो घर है, ये सब सवारा और हिस्टोरिकल प्लेसेस बना में बीजेपी। तो बीजेपी महायुति इन महाराष्ट्र और सेंटर लगातार दलितों के लिए, SC ST के लिए जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है, मगर ये जुड़ क्यों नहीं रहा है? जो दलित समाज है बीजेपी से अलग क्यों हो रहा है इतने सब करने के बाद भी? जिन्होंने गिनाया, अगर न्याय दिया है तो मोदी जी ने दिया है। मोरे जी, देखिए सर, आप कह रहे हैं कि इतनी सारी योजनाएं बनाई है, योजनाएं तो है, योजनाएं की जो एडवर्टाइजमेंट है उसके ऊपर करोड़ रुपए खर्चा भी हुआ है, लेकिन जब ये योजना उसको इम्प्लीमेंट करना होता है तो उस टाइम में वो योजना किसी को मिलती नहीं। आपने स्टैंड अप की बात रखी, अभी स्टैंड अप 7,500 करोड़। हाँ, अगर इस योजना के लिए मैं अभी मेरा बहुत सारा अनुभव है इस योजना के बारे में। अगर बैंक में जाते हैं, स्टैंड अप का हम अगर वहां पे एप्लीकेशन लगाते हैं तो वहां पे आपको क्या बताया जाता है कि आप लोगों को अगर हम लोन देते हैं तो आप वो हमारा लोन पेड करते नहीं, आपका अकाउंट NPA में चला जाता है। और ऐसी बहुत सारी दलित बस्तियां है कि उन बस्तियों में बैंकों ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया है उन दलित बस्तियों को। और ब्लैक लिस्टेड करने वाला ये महाराष्ट्र, ये देश, जिन दलित बस्तियों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है, और वो क्या कह रहे हैं कि हम दलितों के लिए योजना बना रहे हैं। कहा ये योजना दलित बस्तियों को फिर ब्लैक लिस्ट क्यों किया है? CM-EGP, PM-EGP बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट करी है, लेकिन उनको प्रत्यक्ष उनको लाभ मिल रहा है, उनको ये योजनाएं मिल रही है, इस पे कौन काम करेगा? इस पे तो कोई काम नहीं कर रहा है। लेकिन जी बोलिए, तिवारी जी कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए क्या? हाँ, सर इन्होंने सही मुद्दा रखा। मैं ये भी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, जब लाडली बहनों को मतलब दुगना फायदा था गवर्नमेंट के इसमें। एक तो पैसा देना था, बैंक भी चिल्ला रहे थे कि बैंकों को नुकसान हो रहा है, तो जो 50, 60, 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था। 2014 के बाद नॉन ऑपरेटिंग करके आप अगर अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हो तो आपका पैसा कट रहा है।
लाडली बहनाओं का नियर अबाउट 20-25% 30% पैसा जो है बैंक में गया और बैंक ने वो डिपॉजिट किया कि आपके नॉन ऑपरेटिंग चार्जेस खत्म हो गए। तो एक तरफ से दिया और दूसरी तरफ से बैंकों को निकाल दिया वो पैसा, ऐसा भी हुआ है। यही बात मैं सामने रखना चाहता हूँ। अगर लोक कल्याणकारी योजना है तो अनमोले के समय हमने संजय गांधी निराधार योजना भी लाई थी जो आज तक अच्छी तरह से चल रही है। लाडकी बहन योजना से सफल हो गए सर, बीजेपी जीत गए। मोरे साहब मैं आपसे जानना तिवारी जी मोरे साहब को बोलने दीजिए। ऐसा बैलेंस खत्म हो गया। गोपाल जी मोरे साहब को बोलने दीजिए ना सर प्लीज। संदीप मोरे साहब, आपने जो बात कही कि कई दलित बस्तियां ऐसी हैं जहां पर बैंक लोन ही नहीं देते। मैं चिले साहब के पास जाऊंगा ये जानने के लिए कि मुंबई शहर में भी ऐसी बहुत कॉलोनीज हैं जहां पर अगर कोई रहीवासी है तो उसको बैंक का लोन नहीं मिलता है। ये भी बता दूं आपको, ये क्या है सर? दिस इज अनफेयर, अनहर्ड ऑफ। तो मोरे साहब इसके खिलाफ क्या करना चाहिए, आप बताएं मोरे साहब। जी ये तो मोदी साहब ने तो, मोदी जी कर रहे हैं ना नीतियां दलितों के लिए, मोदी साहब ने योजनाएं बनाई है। तो ये इसके लिए क्या करना चाहिए ये बात भी मोदी जी बताएंगे। उनके सरकारें राज्य में तो वो सरकारें बताएगी कि ये जो ब्लैक लिस्टेड एरिया है उनके लिए क्या नीतियां बनानी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्यों उनको क्यों लोन दिया जाता नहीं। लोन तो छोड़ो, जो भी कुछ सरकारी योजनाएं है सबसे पहले योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जो दलित बस्ती के जो गरीब पिछड़े आदिवासी लोग हैं वो पहले आगे होते हैं। लेकिन ये योजनाएं उनको न देके, अभी मेरा एक अनुभव है जिनके पास 4 4 4 व्हीलर है उनको लाडली बहन योजना का लाभ मिला। अभी हमारी बात चल रही थी लाडली बहन योजना के, ऐसी बहुत सारी योजनाएं है। उन योजनाओं का लाभ जो है वो जिनके बंगले है 4 4 4 व्हीलर है वो लोग उठा रहे हैं। लेकिन दलित बस्तियों को ब्लैक लिस्टेड बताया जा रहा है और दलित बस्तियों में ये योजनाएं इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। जी इसके लिए कुछ मिशन नहीं है। इसके लिए जो भी अभी देखिए, एक सरकार के, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री है माणिकराव कोकाटे, हमारे पास में ये नासिक जिले के, वो कहते हैं कि जो भी फार्मर लोग है, जो किसान है, किसानों का जो बीमा है उसमें थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार होता है। अगर एक जिम्मेदार मंत्री ऐसी बात रखता है तो हम इनसे क्या अपेक्षा रख सकते हैं, बीजेपी वालों से क्या अपेक्षा रखेंगे। और ये सरकारें चला रहे हैं ना, ये किसानों के हो सकेंगे या न दलित पिछड़े आदिवासियों के। छोटा नहीं, छोटा गड़बड़ ने 5,000 करोड़, तो 1 रुपया बीमा का 5,000 करोड़ का घपला है। बीड़ जलगांव और अलग अलग क्षेत्रों से जितने फर्जी एप्लीकेशन दिया है। चिले साहब इसमें थोड़ा आप ध्यान दो। ये 1 रुपये क्रॉप इंश्योरेंस कोकाटे साहब ने बोला कि बहुत बड़ा फ्रॉड है, अब फिर बाद में बैकट्रैक हो गया। तो एक के बाद लाडकी बहन हो गया, 1 रुपया। तो असलियत में किसान को नहीं मिल रहा है, दलित को नहीं मिल रहा है, SC ST को नहीं मिल रहा है, तो मिल किसको रहा है, क्या चल रहा है? सर इनकी नीति आप देखेंगे ना तो आप फंसेंगे। आपको अगर मर्सिडीज लेनी है तो आपको जो परसेंटेज ब्याज का लगता है, आप ट्रैक्टर लेने जाइए आपको उससे ज्यादा परसेंटेज लगेगा। अगर आप कृषि प्रधान देश है तो आप जो चीजें फार्मर को लगनी चाहिए उन पे ब्याज ही नहीं रखना चाहिए। अगर रखना है तो कम रखना चाहिए। लेकिन आपको BMW मर्सिडीज लेनी है तो आपको ब्याज कम देना पड़ता है सर जी। ये जो अभी मोरे साहब बोल रहे थे, मैं आपको और एक मुद्दा बताता हूँ। कोविड में जिनका सिविल खराब हुआ है वो लोगों को आप कौन सी भी योजना जो बैंक से मिल रही है, उनके बैंक खाते से मिल रही है या उनको लोन स्वरूप मिल रही है, वो मिल ही नहीं सकती क्योंकि आज तक उनका सिविल अच्छा नहीं हुआ है। Correct. और वो सिविल अच्छा होने के लिए सरकार ने कुछ किया भी नहीं है सर जी। तो जिसका सिविल खराब है वो ये योजना कैसे ले सकता है? लाडकी बहन योजना, मैंने पिछली बार भी बोला था कि ये सवाल सरकारों का नहीं है, ये सवाल आपके इंटेंसिटी का है। हमारे महाराष्ट्र में पहले भी एक अच्छी योजना आई थी मनरेगा, जिसमें आप 100 दिन काम करते हैं और उस काम का आपको पैसा मिलता है। अच्छी योजना लाई थी कांग्रेस ने। ये योजना में भी भ्रष्टाचार हुआ था, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि वो योजना अच्छी थी क्योंकि लोगों को अपने मेहनत का पैसा मिल रहा था, वो अपने पैर पे खड़े हो रहे थे। आज आप लाडकी बहन योजना के नाम पे क्या कर रहे हैं? उनको फ्री बैठे घर पे पैसा देके जा रहे हो। फिर आप बोलते हो कि हम जो युवा है, जो पढ़े हैं, उनको भी घर बैठे बेरोजगार भत्ता दे देंगे 2-4 हजार का, 8 हजार का।
तो आप क्या कर रहे हैं, आप उनको उनके पैरों पे खड़े नहीं कर रहे। जी बिल्कुल दुरुस्त बात है। ऐसी योजनाएं बना रहे हैं जी जिससे आप वोटर को खरीद सकते। ये वोटर खरीदारी योजना है सर। एक भी योजना यहाँ के वोटर्स को अपने पैर पे खड़ा करने के लिए नहीं है, ये वोटर खरीदने के लिए सब योजना बनती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अब महाराष्ट्र में सरकारें कभी नहीं मिल सकती सर। कहने का मतलब ये हुआ कि अब महाराष्ट्र में, दिल्ली में, बाकी देश में अब सिर्फ वोट के लिए ही आपको पैसे मिलेंगे, आपको काम करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये मैं आपको रेट बताऊं क्या अभी जी। ये गलती सिर्फ पॉलिटिशियंस की नहीं है, ये वोटर्स की भी गलती है जी। जो 2000-3000 जब तक मिलते नहीं, उनके जेब में आते नहीं, ये वोट करने को जाते भी नहीं है सर। करेक्ट। मैं खुद खड़ा था, मैंने अनुभव लिया है। आप जिनके घर पे पूरे 1 साल में राशन भरेंगे, वो इलेक्शन के दिन आपको बोलेगा भाई 2000 दे दे। यानी मैंने तो कितने लोगों के अस्पताल के बिल सर कम किए थे, फिर भी वो बोलते थे मेरे घर में 4 लोग हैं, मेरे को कितना पैसा मिलेगा। अभी आप क्या बोलेंगे सर इस पे? नहीं, ये बार तो रेट बहुत बढ़ गया था। मुंबई में 5-5 हजार एक कैंडिडेट 8,000 का रेट चालू था सर। मेरे पनवेल में 8,000 का रेट चालू था सर कई जगहों पे। तो कैन यू इमेजिन जो अभी चिले साहब ने बताया और मोरे साहब ने बताया और गोपाल तिवारी जी ने बताया, सर कैन यू इमेजिन हाउ मच मनी दीस गाइस हैव मेड। जब तक पैसे मिलते नहीं, लोग वोट करने निकलते नहीं। लेकिन इसके पीछे ये जो पॉलिटिशियन है, बड़े बड़े जो उनके घर जो है, कभी बेटा कभी बेटी, ये जो बार बार चुनाव लड़ते हैं, तो इन्होंने ये लोगों को आदत डाली है। ये आदत छोड़ने के लिए आगे किसको आना पड़ेगा? नेताओं को आगे आना पड़ेगा। लेकिन कोई भी नेता ये कहता नहीं कि मैं बिना पैसे की राजनीति करूंगा, मैं बिना पैसे के आगे आऊंगा। हर जगह वोट की बिक्री होती है, वोट खरीदे जाते हैं, लेकिन ये आदत किसने डाली, इस पे कोई ध्यान। सर तो मैं कहने का मतलब ये हुआ कह सकता हूँ कि मैंने जितने वोट लिए 1 रुपया भी किसी को दिया नहीं है सर। चिले साहब कहने का मतलब ये हुआ गोपाल तिवारी जी, मैं तो निर्दलीय चुन के आया हूँ सर। जी मालूम है सर। पुणे महापालिका में मैं निर्दलीय अपक्ष चुन के आया हूँ और 2-2, 3-3 बार कांग्रेस के इस पे हाईएस्ट वोट लिए। मैं नारायण सदाशिव बीजेपी डोमिनेटेड एरिया में रहता हूँ, मालूम है और अच्छी ऐसा नहीं है, लोग अपने तो सर कहने का मतलब ये हुआ गोपाल तिवारी जी, योगेश चिले जी और मोरे साहब, एक बार आपने अगर पैसे ले लिए किसी पॉलिटिशियन से, नेता से वोट देने के लिए, फिर उसके बाद तो आप बंद गए, फिर चिल्लाते क्यों कि हमारा काम नहीं हो रहा? अरे पैसे दे दिए ना तुमको, ऐश करो बैठो। अब कहने का मतलब ये हुआ तो कोई भी नेता वास्तविकता में सामाजिक काम क्यों करेगा, जनहित का काम क्यों करेगा? वो तो पैसे कमाएगा बैठ के, वही हो रहा है आज की तारीख में। लेकिन बट आई स्टिल वांट टू नो, योगेश चिले साहब, गोपाल तिवारी जी से जो मैंने सवाल पूछा था, योगेश चिले साहब आपसे पूछता हूं, 20 लाख से 30 लाख ऐसी महिलाएं हैं लाड़की बहना योजना में जो इनएलिजिबल हैं, जो अपात्र हैं, जो पात्र नहीं हैं, जो क्वालिफाइड नहीं, एलिजिबल नहीं है लाड़की बहन योजना की लाभार्थी बनने के लिए। उन जिनको पैसा मिल चुका है तो वो पैसा वापस नहीं आना चाहिए स्टेट को? सर पूछ रहा हूं आपसे। वापस आना चाहिए सर, 100% वापस आना चाहिए, लेकिन आएगा नहीं ये भी मैं आपको 100% बता देता हूँ सर। वो तो बोल ही दिया उन्होंने, पैसा ये वापस लेगा, जो सरकार ये पैसा वापस लेगा। अभी 6 महीने में महाराष्ट्र में स्थानिक स्वराज्य संस्था के इलेक्शन से जी, उनको उस इलेक्शन में 100% इसका फटका पड़ेगा, तो वो पैसा वापस लेंगे नहीं। वो सिर्फ एक ही कर सकते हैं कि जो संख्या 20 और 30 लाख के बीच है वो कम कर देंगे जी, इतना कर सकते हैं। सर अगर वो गलत आदत, चिले साहब मैं आपको बता दूं, मैं आपको बताता हूं, एक भविष्यवाणी करता हूं आपके लिए, चिले साहब आपके लिए स्पेशली, राज ठाकरे साहब की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लिए, अगर इन लोगों ने 20 लाख कम किए तो मुंबई शहर में बीएमसी चुनाव आप जीतेंगे, ये बोल रहा हूं मैं आपको। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जहां तक प्रश्न है, क्योंकि एक बार इन्होंने लाभार्थियों को कम कर दिया, कोई नहीं वोट देगा सर, मैं बोल रहा हूं आपको। वो आग की तरह फैलेगी खबर कि देखो आज हमारा पैसा गया है, कल तुम्हारा भी जाएगा। गोपाल तिवारी जी कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए सर। आपने म्यूट कर दिया अपना फोन, सर आपका फोन म्यूट पे, जी बोलिए सर।
सर आपने अभी कहा कि ये लाडली बहनों के कारण सत्ता में आ गए जी, तो मैं इससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ सर। ये चुनाव आयोग के कारण भी सत्ता में आए। चलिए सर एक आज हमारे पृथ्वीराज जी चौहान और हमारे चक्रवर्ती जी दिल्ली में थे, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बंबई में बाकायदा बोला है कि अभी जो 50 लाख वोट जो बढ़े हैं सर, शॉकिंग। मतलब लोकसभा चुनाव के बाद अगर 50 लाख बढ़ते हैं तो 288 में से 132 कॉन्स्टिट्यूंसी में 25-25 हजार वोट बढ़े हैं। 25,000 ऐसे 25,000 वोट बढ़ने वाली कॉन्स्टिट्यूंसी 132 है और 132 में से 112 जगह बीजेपी चुनाव इन्होंने चुनाव महायुति ने जीता है। इसका मतलब क्या? अगर आप जो वोटर लिस्ट देते नहीं, अकाउंटेबिलिटी के लिए आप जिम्मेदारी लेते नहीं है चुनाव आयोग, तो मतलब क्या है इसका? तो ये चुनाव आयोग की धांधली है। अभी कोर्ट में 100 के ऊपर याचिका लगेगी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगेगी, हाई कोर्ट में तो लग चुकी है, लगभग लगेगी अभी। तो ये सब बातें सामने आएगी सर। गोपाल जी, मगर आप एक योगेश चिले साहब जो कहा कि 8,000 रुपया देकर वोट खरीद रहे हैं बीजेपी और महायुति के लोग, बट ये भी सही है कि मेंबरशिप ड्राइव भी उनका बहुत मजबूत चल रहा है। अभी उनका बीजेपी का चल रहा है घर घर चलो आंदोलन, और घर घर में जाके वो वोट मेंबरशिप बढ़ा रहे हैं। मोदी साहब खुद लोगों से संपर्क कर रहे हैं, बूथ मेरा बूथ। तो राज ठाकरे साहब, चिले साहब, आप भी कर रहे हैं, बट जो रफ्तार और इंटेंसिटी से बीजेपी और एकनाथ शिंदे जी कर रहे, क्या वो मैच कर पाएंगे आप? पैसे भी बांट रहे हैं, मेंबरशिप भी बढ़ रहा है। चिले साहब सर, जो जीतता है उसका काम जो है, क्योंकि वो जीते हैं उसमें उनमें अभी एनर्जी है, तो वो 2 महीना ज्यादा काम करेंगे। हमारे लोग कुछ निरुत्साही है, लेकिन आप देखेंगे जल्दी वो फिर उत्साह में आएंगे और अच्छा काम करेंगे। मैं आपको एक सिर्फ एग्जांपल बताता हूँ। अभी तिवारी साहब बोले इसलिए मुझे याद आया, हमारे वर्सोवा के उम्मीदवार थे, उनका नाम है संदेश देसाई करके। उन्हें 2019 में 5,090 वोट मिले और सर उनको 2024 में भी 5,090 वोट मिले। अभी आप इसे कोइंसिडेंट बोलिए या फिर धांधली बोलिए, हमें मालूम नहीं। सर वो अंदर फीड होगा ना, इसको सिर्फ 5,090 वोट ही देने। चिले साहब, अफवाह चल रहा है कि मनसे में कुछ विद्रोह चल रहा है, लोग नाराज है, सीनियर नेता आपके इंटरनल मीटिंग में आए नहीं है, सीनियर लीडर बोलने लगे कि हम सिर्फ इलेक्शन के वक्त बाहर निकल के काम करते हैं। तो क्या सच्चाई क्या है? क्या कुछ विद्रोह चल रहा है, कुछ नाराजगी चल रहा है ऑफिस बेरर्स के अंदर, सीनियर नेताओं के अंदर? नहीं सर, विद्रोह नहीं कहेंगे, ये हमारा आत्म परीक्षण मीटिंग था। तो जिसको जो कहना था वो कह रहा था, जिसको जो अनुभव आया था वो कह रहा था। इससे सीख के हमें आगे जाना है सर। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, हर पार्टी में ये चीज रहती है। हमारे यहाँ के बीजेपी के जिलाध्यक्ष है, उनको मैंने ऐसे ही कहा कि चलिए हम सब पार्टियां मिलके अपना एक क्रिकेट का मैच रखते हैं, बीजेपी वर्सेस एमएनएस वर्सेस कांग्रेस ऐसा। तो वो खुद कह रहे थे हमारी बीजेपी की 4-5 टीम बनानी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ मनसे में ये है, बीजेपी जीत रही है फिर भी उनके यहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं। जहाँ पे लोग एक साथ आते हैं, जहाँ पे एक साथ काम करते हैं, वहां पे उनमें मतभेद भी रहते हैं और वो रहने ही चाहिए सर। हमारा तो पार्टी ज्वलंत है, तो जिसको जो कहना है वो बोलने की, कहने की पूरी अनुमति हमारे यहाँ पे रहती है। हम सबका सुनते हैं और उस पे सॉल्यूशन निकालते हैं। बट एनीवे, कांग्रेचुलेशंस टू यू सर, यू वन एंड यू हैव डन अ ग्रेट सर्विस टू द पीपल ऑफ महाराष्ट्र। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। भले वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, चर्च हो, सर लाउड स्पीकर का धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, सीधी सादी बात है। तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोला है अपनी जजमेंट में दैट दिस हैज नथिंग टू डू विद द रिलीजियस प्रोसेस। तो ये लाउड स्पीकर उठा के जो चिल्ला के जो बोल रहे हैं वो जरा प्लीज बंद कीजिए। एनीवे जेंटलमैन, इट्स बीन अ ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। और मोरे साहब, जो आपने लॉन्ग मार्च की बात करी, बड़ी दुखद बात है, लेकिन वी विल कीप कवरिंग इट। कहां तक पहुंचे, क्या हुआ, हर रोज हम उसकी खबर देते रहेंगे। गोपाल तिवारी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मोरे साहब,
और चिले साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार सर, ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू। Well, at least somewhere Raj Thackeray has won. Yes. I hope he gets the due credit. We are of course giving him credit, but we know for a fact. बहुत सारे लोगों ने, कितने कार्यकर्ताओं ने केसेस लिए अपने आप। जी बिल्कुल लिए। इतने उद्धव जी के सरकार था तो एक के बाद इतने केसेस, हजारों में केसेस हो गए सब पे। And ultimately, लेकिन प्रदीप जी ये चीज माननी पड़ेगी कि they didn't give up. सबसे बड़ी बात है, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, करते रहे। आखिर में कोर्ट से ऑर्डर आया ही, ये कहते हुए कि भाई ये क्या है, मतलब जरा संयम में रहिए, कानून के दायरे में रहिए, बस दैट्स इट, फॉलो द लॉ, विच इज एग्जैक्टली व्हाट मिस्टर राज ठाकरे हैज बीन सेइंग फ्रॉम डे वन। राज ठाकरे साहब ने शुरू से ही ये बात करी है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कानून के खिलाफ जाएं, आप कानून के दायरे में रहिए और कानून को अप्लाई कीजिए। कोई कानून के ऊपर नहीं है। कानून जो कहता है कि इतनी डेसिबल यूनिट होनी चाहिए किसी भी लाउड स्पीकर की, उतनी ही होनी चाहिए। एंड लेट मी टेल यू, वी आर इन कुरला राइट नाउ, प्रदीप जी और मैं कुरला में हूँ। प्रदीप जी, आज एक भी आवाज नहीं आई है, कोई आवाज नहीं आई है सर, आज जरा भी कोई नॉइज पोल्यूशन नहीं हुई है कहीं से भी, ये याद रख लीजिएगा। सो दैट हैज बीन द इफेक्ट ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर। राइट, दैट्स जस्ट अबाउट इट फ्रॉम बोथ प्रदीप जी एंड माई सेल्फ। आप कृपा करके जरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक नहीं किया है, शेयर भी करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। The fastest growing channel in the nation. The fastest growing channel in these parts, nation now. और कमेंट जरूर भेजें अपने। एक बार फिर आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। The 76th Republic Day, 75 years of the Republic, and we are all very very proud of what India is today. I hope we become the great superpower that we dream of becoming. I hope that happens. That's it. That's all we've got for you in tonight's show from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम।